जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और इस वीडियो में बात करूंगा आपसे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 का क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूं। ठीक है, एक सीरीज चलेगी जिसमें मैं 2019 से लेकर 2011 तक के सारे प्रश्न आपको कराऊंगा, क्योंकि आप ना कभी कभी देखने से कतरा जाते हो और कुछ ऐसी डिस्कशन प्रश्नों के दौरान हो जाता है जिससे यूपीएससी एग्जामिनेशन आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। वैसे मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं ट्रिक्स वगैरह के, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, लेकिन प्रश्नों को प्रकृति को देखना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं 2019 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है आपको। ठीक है, देखिए ये पहला प्रश्न है, इसको देखिए। एशियाई आधिकारिक आधारिक संरचना निवेश बैंक, जैसे क्या कहते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। आपने अक्सर पढ़ा होगा ये, है ना? लेकिन छोटा-सा कुछ समझ करके आप क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। ऐसी बैंक हुई, कोई संगठन हुआ विश्व का, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, आपको एक नोट बनाना है उससे रिलेटेड। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर दिखाने का मेरा यही उद्देश्य है, बताने का यही उद्देश्य है कि इस प्रकार के जो बैंक हैं या WHO हुआ, WTO हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, इनके बारे में इग्नोर नहीं करना है। यदि करंट अफेयर्स में कोई भी चर्चा हुई है, मान लीजिए WHO की चल रही है इतनी, तो WHO से रिलेटेड आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। जो बुलेट पॉइंट है मेन में, वो नोट कर लेनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए थी। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। AIIB में एशिया के बाहर का कोई सदस्य नहीं है। तो वैसे तो आपको इसके लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन आप यदि डेली आप करंट अफेयर से जुड़े रहोगे, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने आ जाएँगी। सही कथन बताना है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, 1, 2, 3 सही है। आंसर इसका है ए। ठीक है, 80 से अधिक, ये क्या कह रहा है, 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, है ना? अब ये देखिए, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक हो सकता है क्या? आपको लगता है कि एशियाई चीन हो सकता है, जापान हो सकता है ना? भारत अभी इतना नहीं है कि सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाए किसी भी योजना परियोजना विश्व लेवल पर जो भी बनी हुई है उसमें। इस प्रकार से आपको सोचना होगा। और इसमें क्या लिखा है, एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि इसका नाम ये है लेकिन एशिया से बाहर कोई भी देश ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल क्या हो जाता है, या इसके लिए आपको पढ़नी पड़ती हैं चीजें। तो जब पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी छोटी छोटी। अब प्रकृति देखिए प्रश्न की कैसे बना हुआ है, यूपीएससी 2019 में प्री में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सी प्रकृति है, लेकिन इसके लिए जानकारी आपको परफेक्ट चाहिए। आपके पास एक नोट होना चाहिए आपके हाथ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतः ऋणदाता करार, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? भारतीय बैंकों द्वारा और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट को पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? यानी कि जो बिल्कुल करंट अफेयर्स में से घटी हुई घटना है। ये क्या कह रहा है इसमें, हाल ही में। ठीक है, तो ऐसी कोई घटना घटित हो जो हमारी बैंकों से रिलेटेड हो, किसी संस्थानों से रिलेटेड हो, तो उस पर भी आपको पैनी नजर रखनी होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना है इसका उद्देश्य। दूसरा क्या स्टेटमेंट है, केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को संबल बनाना है, सरल बनाना है। तीसरा स्टेटमेंट है 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदन के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना है। तीसरा स्टेटमेंट है 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों, स्ट्रेस्ड एसेट्स, दबाव युक्त परिसंपत्तियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अक्सर चलता रहता है, जो सहसंग उधारी के अंतर्गत हैं, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये आपको करंट अफेयर्स से पता पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो भी चीजें चली हुई हैं उस समय ये आया था, तो इस वजह से ये यहाँ पर दे दिया। आंसर है इसका डी। ठीक है,
यहाँ पर मैं अभी ट्रिक्स वगैरह का यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल आपको केवल क्वेश्चंस का फॉर्मेशन बताने का प्रयास करूंगा। ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो एंड में आ जाएगा, देख लीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? अब बताइए, बहुत ही सिंपल सा है। पिछले साल आपको पता होगा बैंकों से रिलेटेड इतनी चीजें चली थी, बहुत ज्यादा। तो सोचिए बैंकों से रिलेटेड ही कितने प्रश्न हैं। देखिए ये भी बैंकों से रिलेटेड प्रश्न था और इससे पहले का भी बैंकों से रिलेटेड ही प्रश्न था। 3 प्रश्न बताइए डायरेक्ट बैंकों से रिलेटेड आ रहे हैं। सोचिए कि बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। और इस बार जैसे चीजें चल रही हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो हेल्थ से संबंधित आपको चीजें पता होनी चाहिए, योगा से संबंधित चीजें पता होनी चाहिए। इस बार 2 से 3 प्रश्न डायरेक्टली आपके मिल जाएंगे, लेकिन बनेंगे बहुत सिंपल सिंपल से। आप पढ़ते रह जाओगे। ये कोविड जो डेली डेली आजकल वीडियोस आ रहे हैं ना लोगों के, कोविड पर मतलब भरमार, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्न कैसे बन जाएंगे? ऐसे जैसे बन रहे हैं। बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है बताइए? बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या फिर संबंधित बैंक के प्रबंधक। आंसर है इसका क्या? ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो इसकी जानकारी कब मिलेगी? जब आप उस समय करंट अफेयर्स में ये चीज पढ़ी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई बुक खोलकर बैठोगे तब जाके आपको चीजें याद करोगे, तब जाके याद होंगे ना। जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चल रहा है ज्यादा, उससे रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पीएनजीआरबी, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। भारत सरकार द्वारा ये पहला निकाय है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से रिलेटेड। दूसरा स्टेटमेंट है, पीएनजीआरबी का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। क्या ये बाजारों से रिलेटेड है? प्रतियोगी बाजार बनाना है, इसका उद्देश्य क्या है? तीसरा स्टेटमेंट है, पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। कौन सा सही है? 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। आंसर है इसका बी, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, पहला इसका गलत है, ठीक है। तो स्थापित ये प्रथम नियामक नहीं है, इसके अलावा भी और भी नियामक बोर्ड हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से संबंधित चर्चा चलती रहती है, उससे रिलेटेड कोई ये न्यूज में रहा होगा उस समय, इस वजह से ये पूछ लिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप इसे बुक निकाली और पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं होगा। करंट के अंदर क्या चीजें घटित हो रही हैं, पूरा टोटल 100% जो आपका प्रश्न पत्र आता है यूपीएससी प्री के अंदर, वो पूरा का पूरा 100% करंट अफेयर बेस्ड होता है, चाहे उसमें हिस्ट्री ही क्यों ना आ रही हो। उसके लिए आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक पढ़नी होंगी, बिना बुक पढ़े कुछ नहीं होगा, लेकिन करंट अफेयर्स की न्यूज के आधार पर आपको बुक पढ़नी होगी। जैसे कि अभी चल रहा है हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्टी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? आप सभी 3G चला रहे हैं, आपके एलटीई और ये सब लिखा आता है ऊपर, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए थी क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, वोल्टी आपके हाथ में लिखा आ रहा था, तो उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी वही होगी जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, जिसे आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। जिसे आप दैनिक जीवन में यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड ही प्रश्न जो है बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर एलटीई को साधारणतः 3G के रूप में वर्णित किया जाता है तथा वोल्टी को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि 3G से और बेहतर 3G के रूप में। दूसरा स्टेटमेंट है, एलटीई डेटा ओनली तकनीक है और वोल्टी वॉइस ओनली तकनीक है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं? आंसर है इसका डी, दोनों ही इसमें गलत हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड आप सभी को पता है एकदम रेवोल्यूशन एक तरह से हुआ है। तो ये चीज जो चल रही है वोल्टी एलटी,
ये आपकी 2016 के बाद जब भी जियो आया था उसी के बाद जो है स्टार्ट हुई, 3G जैसे ही आया। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। इस वजह से पता होना चाहिए था, टेक्नोलॉजी वही याद करनी है जो आपके चारों ओर है, जिसका आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आज आप कोई ऐप यूज कर रहे हो जो सबसे ज्यादा ऐप यूज हो रहा है, मान के चलिए। अब ऐप की कुछ ऐसी चीजें ऐप बनाने से रिलेटेड भी आ सकती हैं कि ऐप के अंदर क्या क्या ऐसी कड़ियां होती हैं बनाने से रिलेटेड, पेचीदा प्रश्न नहीं रहेगा। लेकिन आएंगे कहाँ से ये, या तो ये योजना कुरुक्षेत्र के अंदर होगा, ठीक है, या फिर विज्ञान प्रगति के अंदर आया होगा वो लेख, उस रिलेटेड होंगे, या फिर आपके पीआईबी के अंदर दे दिया होगा इससे रिलेटेड कोई चीज, तब आएगा। तो ये इन पर आपको फोकस करना होगा, तब जाके चीजें होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम। ये देखिए 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2019 का प्रश्न है ये, और 2017 में जो अधिनियम जो है आया था, ठीक है, 18 में आ गया था, ये पूरी तरह से लागू हो गया था। लेकिन 1-2 साल का इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, आपको याद रखनी है ये चीजें, ठीक है। अब ये कब याद रखोगे, जैसे मैंने आज एक अधिनियम से रिलेटेड बनाया तो उसको आपको नोट करना होगा, आज ही बनाया था शायद वीडियो मैंने उससे रिलेटेड, तो उसको आपको नोट करना होगा और बार बार रिवीजन करना होगा। पहला स्टेटमेंट है गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसव के बाद में 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। दूसरा स्टेटमेंट है शिशु गृह वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। तीसरा स्टेटमेंट है 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा, यानी कम हक मिलेगा, यानी नहीं मिलेगा, ये मान लीजिए 2 बच्चों वाले। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा, या फिर 1 2 3। आंसर है इसका सी, ठीक है, केवल 3 इसका सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, मैं आपको क्वेश्चनों की प्रकृति बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई तीर नहीं मार रहा हूँ कि देखो मुझे आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे, आईएएस के एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे, और प्रश्न जैसे ही हो जाएगा उसी प्रकार से खोज के आंसर बताएंगे और खुद एक्सपर्ट बनने का प्रयास करेंगे कि देखो ये प्रश्न मुझे आता था, ऐसे कर सकते थे आप, वैसे कर सकते थे, ठीक है। कुछ नहीं है, किसी को नहीं आते जब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी अच्छे से। और ये याद किसको होती है, जो लोग वाकई में रियल में तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, जो नोट बनाते हैं अच्छे से। एक टीचर याद नहीं रखेगा इन चीजों को, ठीक है, जो पढ़ाने वाला होता है वो आपको एक आइडिया दे सकता है कि हाँ यहाँ से प्रश्न आ सकता है, करना आपको होगा। वो क्यों मेहनत करेगा, क्यों खुद पढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं चीजें, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व के कारोबार सुगमता सूचकांक। देखिए अक्सर आता रहता है इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आपने सुना होगा। लेकिन प्रश्न कैसे पूछ लिया, का उप सूचकांक नहीं है। सूचकांक तो होता है एक इज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन ये किन चीजों पर आधारित होता है ये भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपको यदि नोट कर लिया होगा वो चीज तो ठीक है, बना दोगे आप प्रश्न को। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना इस इंडेक्स में नहीं आता है, ठीक है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए बैंकों से रिलेटेड एक और आ गया प्रश्न, इज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्सर आता रहता है। कुछ लोग इंडेक्स याद करते रह जाएंगे। देखिए इंडेक्स भी आपको याद होनी चाहिए, कौन सी इंडेक्स है, कभी भी आ सकता है इंडेक्स रिलेटेड। लेकिन इंडेक्स से रिलेटेड जब भी आ जाएगा वो मैंने ट्रिक्स के अंदर बताया है किस प्रकार से आप उसको हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्तरदायित्व आरंभ किया गया था, ठीक है। ये आपका चला होगा कहाँ पर, करंट अफेयर्स में, इस वजह से यहाँ पर ये दे दिया है। तो किसमें महत्वपूर्ण विशेष के रूप में विशेषताओं के रूप में विस्तारित उत्तरदायित्व आरंभ किया गया। जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम प्रबंधन और हस्तन से संबंधित 1998 में।
पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम या फिर अधिनियम मान लीजिए 1999 में, ई अपशिष्ट नियम 2011 या फिर खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2011। मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, उनका यूज करके आप निकाल सकते थे आंसर को। आंसर इसका सी है, ठीक है। वो ट्रिक्स का वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए निकालना। मैं यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको प्रश्नों की प्रकृति से परिचित करा रहा हूँ। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम के लिए, तो भारतीय खाद्य निगम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स में जो भी चीजें चल रही हैं उस समय चली होंगी, इस वजह से आपको जानकारी होती है। ये हर साल चलती हैं, ठीक है। केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रारंभिक प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, प्रासंगिक प्रभाव और गोदाम के प्रभार। आंसर है इसका सी। करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं सारे प्रश्न जो समझ में आए, सारे के सारे। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाता है? सोशल कैपिटल, जनसंख्या में साक्षरता का अनुपात, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। बहुत ही समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, ये क्या होता है? सोशल कैपिटल के अंदर आएगा आपका, ठीक है। आंसर इसका डी है। तो इस प्रकार से मैं प्रश्न आपको बताऊंगा। इन प्रश्नों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं। डिस्क्रिप्शन से आप सभी प्रश्नों के जो है प्रश्नों को देख सकते हो, और देखना जरूरी है ये, इस वजह से मैं पूरी सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बात करते करते आपके प्रश्न भी लिया करूंगा, इसमें आप कमेंट कीजिएगा कोई चीज ना समझ में आई हो और कैसे हल करना है, उससे रिलेटेड चीजें आपको क्या और जरूरत है प्रश्नों को। बिना प्रश्न देखे यूपीएससी नहीं निकल सकता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको इन प्रश्नों का लिंक मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न आप देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।